हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज, मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी के लिए गाइड करता हूं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एग्रोनॉमी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा सेकेंड यूनिट था उसको हम लोग अब आगे लेक्चर सेकेंड प्रोसीड करेंगे। लेक्चर वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो जो हमारा ये सेकेंड जो यूनिट है इसमें क्या हम लोग को क्या पढ़ना था, क्रॉप न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर, मेन्योर एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। तो इसमें हम लोगों ने अब तक जो यूनिट सेकंड में लेक्चर वन में कंप्लीट किया, तो हमने ये जाना कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, आर्नन एंड स्टाउट ने कब दिया था। तो 1939 को उन्होंने बताया था कि 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं या एलिमेंट कहेंगे हम, जो कि पौधों के वृद्धि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बिना पौधे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते, उनका अच्छा वृद्धि विकास नहीं होगा। तो हमने अब तक ये जाना था और इसे फर्दर 1954 में 15 साल बाद इसे आर्नन ने रिवाइज किया कि ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वो उन्होंने फिर से वर्क किया कि ये 17 इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है इसके बिना क्या नहीं हो सकता, या हम मतलब कुछ और इनमें पॉसिबिलिटीज हैं चेंजेस के। तो उन्होंने 15 साल फिर से जब इन पर रिसर्च किया, रिवाइज किया, तो उन्होंने सेम पाया कि ये 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो होने ही चाहिए पौधों के अच्छे वृद्धि विकास के लिए। फिर बाद में जो है 1961 में डीजे निकोलस ने बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स की अवधारणा दी। इन द केस उन्होंने बताया कि 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग से पौधों को, मतलब अलग से वो जैसे 17 होने चाहिए, 4 अलग से क्या होते हैं वो उनको जैसे होते हैं ना कि बैकएंड की टीम होती है सपोर्ट करती है, तो वही बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का वर्क होता है कि अलग से वो सपोर्ट करते हैं। जैसे खाने के बाद दही मिल जाए तो कहते हैं मजा आ गया, मन तंदुरुस्त हो गया, उसी टाइप का 17 तो होने ही चाहिए। और 4 मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया, वही वाली बात है। 4 क्या होते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर क्रॉप्स पार्टिकुलर वर्क के लिए होते हैं। और 17 क्या इसेंशियल होते हैं। 17 का अपना अपना वर्क है। कोई रूट फॉर्मेशन के लिए, जैसे फास्फोरस क्या है, रूट फॉर्मेशन के लिए बहुत क्या होता है, यूजफुल होते हैं। किसी प्लांट्स में रूट का अगर अच्छा वृद्धि विकास नहीं हो रहा है तो उसमें फास्फोरस दिया जाता है। फास्फोरस क्या करते हैं, रूट के डेवलपमेंट में वर्क करता है। उसके बाद जैसे सल्फर कंटेंट कोई भी फर्टिलाइजर है या क्या है वो बायो फर्टिलाइजर है, तो सल्फर का वर्क क्या होता है, जो ऑयल सीड क्रॉप्स है उसमें ऑयल के कंटेंट को बढ़ाने का काम करता है। अब अगर धान में खेरा डिजीज हो रहा है, पिछले लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दिया था, तो खेरा डिजीज को दूर करना है तो हम जिंक कंटेंट क्या करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। जैसे जिंक सल्फेट, इसमें क्या है, ZnSO4 है, तो इसमें जिंक पाया जाता है जो कि धान में खेरा डिजीज को दूर करेगा। ओके, तो इसी तरह जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है सबका अपना अपना वर्क है। कोई एक न्यूट्रिएंट्स दूसरे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, सबका अपना वर्क है। वही जो है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जब हम देंगे प्लांट को तो उनका वर्क होगा। ये नहीं कि पोटेशियम का काम जो है फास्फोरस कर दे। पोटेशियम का वर्क क्या है, ये हिडन हैंगर के लिए जाना जाता है। मतलब पोटेशियम जो है ये लग्जरी कंजम्पशन होता है। इन द केस प्लांट जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो शाइनिंग होता है, आप एप्पल देखते हो उनमें शाइनिंग आता है, आप केले देखते हो बनाना उसमें जो शाइनिंग आता है, इनका काम क्या, पोटेशियम। और जो पोटैटो होते हैं, लास्ट टाइम में क्या होता है कि जो आलू की खेती होती है तो उसमें पोटेशियम जो है आप जो शाइनिंग होता है आलू में, तो ये शाइनिंग लाने का काम कौन करता है, तो पोटेशियम काम करता है। पोटेशियम का काम ही होता है शाइनिंग लाना, समझ गए। तो इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स है सबका हम वर्क जानेंगे कि इनका वर्क क्या है, इनकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है। डिफिशियंसी सिस्टम भी हमने बताया था कि क्या है कि हाईली मोबाइल था, मॉडरेट था और लेस मोबाइल या इमोबाइल जिसे कहते हैं, थर्ड जो है हमारा वो क्लासिफिकेशन था। तो हाईली मोबाइल क्या थे, हाईली मोबाइल वैसे न्यूट्रिएंट्स जो क्या थे कि प्लांट उसे आसानी से अपटेक कर लेंगे। वो अगर हम सॉइल की सरफेस पे डालेंगे तो वो हाईली मोबाइल है, वो रूट जोन तक पहुंचेगा और वो फिर रूट जोन क्या करेगा, उसे अपटेक कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसे कहते हैं हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। इसमें कौन से आते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड मैग्नीशियम। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आपको अब तक याद हो गए होंगे। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांटेशन के टाइम पे, जब हम पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, उस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं उसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बाद जिनकी आवश्यकता पड़ती है उनको सेकेंडरी कहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड मैंने एक बताया आपको मैग्नीशियम। तो ये 7 न्यूट्रिएंट क्या है, ये हाईली मोबाइल है और इनकी डिफिशियंसी प्लांट के ओल्डर लीव्स पे दिखती है। मैंने आपको एक चार्ट बना के, फिगर बना के दिखाया था प्लांट का कि जो ओल्डर लीव्स होते हैं, सबसे नीचे वाले लीव्स,
उन पे इनका एक्यूमुलेशन होता है, मतलब ये वहां पे पाए जाते हैं। अगर नीचे की पत्तियां खराब हो रही है, पीली पड़ रही है, तो सिंपल सा है कि हम समझेंगे नाइट्रोजन कहाँ पाया जा रहा है, निचली वाली पत्तियों पे। मतलब ऊपर सारी पत्तियों के पाने के बाद वो निचली पत्तियों पे उनका एक्यूमुलेशन होता है, वो स्थिर रहते हैं, पाए जाते हैं। अगर निचली पत्तियां पीली पड़ रही है, सूख रही है, पीली पड़ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि नाइट्रोजन का डिमांड है। ओके, सूख रही है, स्क्रॉचिंग हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि पोटेशियम देना है इनको। समझ रहे हो? उसी तरह फिर मिडिल लीव्स पे क्या था कि जिंक का एक्यूमुलेशन होता है। अगर मिडिल पत्तियों पे किसी भी प्रकार का अगर आप सिम्टम्स देख रहे हो, तो हम समझेंगे कि इनमें जिंक की कमी है। जिंक कंटेंट उनको क्या करेंगे, फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर का हम एप्लीकेशन करेंगे। जिंक चाहे मोलिब्डेनम, वो मध्यम पत्ती पे पाया जाता है, बीच वाली पत्तियों पे। फिर क्या था, न्यू लीव्स, जो एपिकल बर्ड होता है उनके बाद वाली पत्तियां, जो न्यूली फॉर्म होता है, जो निकले हुए 1-2 दिन ही होती है पत्तियों को, उनको एपिकल बर्ड कहेंगे। और उनके नीचे वाली पत्तियों को कहते हैं न्यूली लीव्स। ओके, जो बने हुए 4-5 दिन 1 सप्ते हुए होते हैं, उनको कहते हैं न्यूली लीव्स या न्यू लीव्स। तो न्यू लीव्स पे कौन से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, काफी मन से कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर। आप ट्रिक याद रखोगे, जिंदगी भर याद रहेगा। ओके, तो काफी मन से, काफी, का से कॉपर, फ से फेरस होता है, आयरन का वो है नाम है फेरस, तो फेरस होता है, मन मैग्नीज से सल्फर। ओके, काफी मन से। और जो एपिकल बर्ड होता है, टर्मिनल बर्ड, उन पे क्या होता है, बोरोन एंड कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होती है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि लेस मोबाइल या इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो बोरोन एंड कैल्शियम। इन दोनों में भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कैल्शियम। हाईली इमोबाइल होते हैं, ये एपिकल बर्ड में पाए जाते हैं। इनका एप्लीकेशन फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता है। फोलियर एप्लीकेशन क्या होता है, जिनका एप्लीकेशन हम स्प्रे के थ्रू करते हैं। और फोलियर यानी कि ऊपर से, ओवर द हेड, फोलियर को हम ओवर द हेड भी कहते हैं। ये यहाँ तक प्लांट की पत्तियां हैं, ऐसे ओवर द हेड हम स्प्रे कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोलियर एप्लीकेशन कहेंगे, या इसे हम ओवरहेड एप्लीकेशन भी कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है पूरा, मैंने जो आपको बताया, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा ढांचा मैंने आप लोगों के सामने बांध दिया कि क्या क्या हम लोग अब तक पढ़ चुके थे। अब वही न्यूट्रिएंट्स जो आपको अभी तक मैंने बताया कि ओल्डर लीफ से कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिडिल, न्यू, फिर एपिकल, तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स के वर्ग को हम समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग कॉपी कलम लेके और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, ये हमारा लेक्चर सेकंड है, यूनिट सेकंड का। देखिए, हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल उर्वरता, मृदा उर्वरता, मिट्टी कितना उर्वर है उसके दक्षता को कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। मतलब दक्षता कहने का अर्थ है कि आप कितने कैपेबल हो पढ़ाई करने में। आप 4 घंटे पढ़ते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। आपके फ्रेंड 12 घंटा पढ़ते, वो उसकी कैपेसिटी है। सबका अपना अपना कैपेसिटी है पढ़ने का। आप 4 घंटे में मेरे से ज्यादा पढ़ लेते हो, और मैं 10 घंटे में आप जितना पढ़ते हो 4 घंटे में उतना पढ़ाई करता हूँ। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी। आप 4 घंटे में जल्दी पढ़ के समझ जाते हो, मैं 10 घंटे में पढ़ के लेट से समझता हूँ, तो ये मेरी कैपेसिटी है। तो वो क्या है, उसी तरह मिट्टी कितना उर्वर है, मृदा कितना उर्वर है, वो कितना उपज देगी, ये उनकी क्या है, फर्टिलिटी है। तो सॉइल फर्टिलिटी इज द इनहेरेंट कैपेसिटी। इनहेरेंट मतलब ये आप देख नहीं सकते ना, जब आप फसल लगाओगे कितना उपज दिया तब पता चलेगा आपका कि मृदा कितना उर्वर है। ऐसे तो है नहीं कि हमने गया मिट्टी को हमने देखा, हमने बता दिया कि ये क्या है, कि फर्टाइल नहीं है या फर्टाइल है। और सॉइल फर्टिलिटी हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं। यूनिट क्या है, केजी पर हेक्टेयर। इसे हम लैब में टेस्ट करके बता सकते हैं, आंख से देख के तो नहीं बता सकते। उसी तरह ये क्या इनहेरेंट कैपेसिटी है सॉइल की। ओके, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शन। एक सुटेबल प्रोपोर्शन में जो फसल लगाए होते हैं उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। और ये क्या होता है, इनहेरेंट कैपेसिटी है। कहते हैं ना कि ये लड़का छुपा रुस्तम है। मतलब देखने में शांत है, ऐसा कोई कहेगा नहीं कि अरे यार ये ऐसा कुछ कर सकता था। कहते हैं ना कि ये ऐसा कुछ कर सकता, हम लोग समझे ही नहीं। कहते इसको कहते हैं छुपा रुस्तम। मुहावरा होता है कि छुपा रुस्तम होना, मतलब देखने में सुशील शांत, पता नहीं चलेगा कि ये कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कर सकता है, तो उसे कहते हैं हम छुपा रुस्तम। उसी तरह क्या है, ये इनहेरेंट कैपेसिटी है, हम इसे देख के नहीं बता सकते। ये जो फसल लगा हुआ है उनको ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, और जब फसल उत्पादन होगा तब हम बताएंगे कि कितना फसल उत्पादन हुआ है और कितनी सॉइल की फर्टिलिटी है। समझ रहे हो? तो इसे हम कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी।
हिंदी में समझिए, मिट्टी की उर्वरता पौधों को पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की मिट्टी की अंतर्निहित क्षमता है। ये उनके अंदर की क्षमता है, कैपेसिटी है। इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है? और याद रखिएगा इसका यूनिट क्या है? केजी पर हेक्टेयर। और इसे हम क्या क्या कर सकते हैं? इसे हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं। ये कहाँ टेस्ट होता है? इसे हम लैब में टेस्ट करके बता सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है। उसके बाद आता है सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता। ओके, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप विद स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से कि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। कोई सॉइल प्रोडक्टिव है इसका मतलब है कि वो सॉइल फर्टाइल है, बट ऑल फर्टाइल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव। ये क्या है कि फसल उत्पादकता पर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाता है। इसे हम देखते हैं कि एक हेक्टेयर में कितना उपज मिलता है। इसे हम देखते हैं यील्ड पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर से हमें कितना यील्ड मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बता पाते हैं कि जो हम लोगों का फील्ड है, जो लैंड है, जो जमीन है, वो कितना उर्वर है। एक हेक्टेयर में जो राम है, मान लीजिए ये राम है, ओके, ये राम का फील्ड है। एक हेक्टेयर में इनका उपज 5 कुंटल है, ठीक है। और एक घनश्याम है, एक राम किसान है, घनश्याम किसान है। जो घनश्याम है उनका उपज कितना है एक हेक्टेयर का? 6 कुंटल। तो आप मुझे ये बताओ कि राम और घनश्याम ये दो किसान है, इन दो किसान में से सबसे ज्यादा सॉइल किनका ज्यादा फर्टाइल है? जिनका ज्यादा उपज है उनका सॉइल ज्यादा फर्टाइल है। इनका उपज 5 कुंटल है, इनका उपज 6 कुंटल है। सिंपल सा अर्थ है कि घनश्याम का जो फील्ड है वो ज्यादा फर्टाइल था, इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ। ओके, तब तो वो ज्यादा उपज दिया। तो हम प्रोडक्टिविटी कब बता पाते हैं? पर हेक्टेयर के हिसाब से। पर हेक्टेयर जितना उपज होता है उसके अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि कौन सा सॉइल ज्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सॉइल ज्यादा उपज देगा। हम इसे लेब टेस्ट नहीं कर सकते। लेब टेस्ट हम सॉइल फर्टिलिटी की कर सकते हैं। सॉइल फर्टिलिटी हमें पता करना है, लेब लेके जाएंगे मिट्टी, फिर हम उनको बताएंगे कि सॉइल कितना फर्टाइल है। बट अगर हमें प्रोडक्टिविटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे कि पर हेक्टेयर कितना उपज मिल रहा है हमें, उसके अनुसार हम बता पाएंगे कि सॉइल कितना प्रोडक्टिव है या फर्टाइल है। समझ रहे हो? तो ये होता है प्रोडक्टिविटी। सिंपल सा याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर में देखी जाती है। फर्टिलिटी क्या है इसमें? केजी पर हेक्टेयर। इसमें क्या है? यील्ड पर हेक्टेयर, कितना उपज हो रहा है एक हेक्टेयर में, कितना उपज होगा उसे हम प्रोडक्टिविटी से इंडिकेट करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक हेक्टेयर में कितना केजी उत्पादन हो रहा है। समझ रहे हो? घनश्याम और याद रखिएगा श्याम दो किसान थे। एक के फील्ड में 5 केजी कुंटल अनाज उत्पादन हो रहा है, एक के फील्ड में 6 कुंटल। तो किनका जो है फील्ड वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है? तो घनश्याम का। मृदा उत्पादकता प्रबंधन की विशिष्ट प्रणाली के साथ फसल पैदा करने की मिट्टी की वर्तमान क्षमता है। ओके, चलिए आगे समझिए। वो हो गया फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी। उससे पहले क्या था फर्स्ट लेक्चर में उनका एक डिफरेंस, क्या क्या कहते हैं, दो होते हैं आपके एग्जाम में, 2 नंबर में जरूर आएंगे। सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बीच में आप लोग डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस बताने का सिंपल सा मैंने आपको बताया, आपको हमेशा याद रहेगा। सॉइल फर्टिलिटी को हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, पहला डिफरेंस। सेकेंड, इसका यूनिट, सॉइल फर्टिलिटी का यूनिट केजी पर हेक्टेयर, सॉइल प्रोडक्टिविटी का क्विंटल पर हेक्टेयर। सिंपल सा है। ओके, ये 2 डिफरेंस है, 2 नंबर में आएंगे, मे बी 1 नंबर में आए तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। आगे समझिए रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। ये आपका हेडिंग है कि न्यूट्रिएंट्स का प्लांट में क्या रोल होता है। मैंने जस्ट अभी बताया था कि न्यूट्रिएंट्स के प्लांट में क्या रोल है, समझेंगे आगे। तो पहला क्या है? कार्बन। कार्बन क्या है? हमारा ये स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स है, जिसे बेसिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हिंदी में बुनियादी पोषक तत्व होता है। बुनियादी पोषक तत्व वैसे पोषक तत्व होते हैं प्लांट का 96% बाय बॉडी मास उनका इन्हीं से कंस्टिट्यूट होता है, बना हुआ होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पूरे प्लांट का 96% बॉडी मास बना होता है। 45% कार्बन होते हैं, 45% ऑक्सीजन होते हैं, 6% हाइड्रोजन होते हैं। आइए समझते हैं। इट इज बेसिक मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, protein, lipid and nucleic acid, therefore it forms basic structure of plant. 45% part of the plant of the carbon. Okay, ये किसका बेसिक कंपोनेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, लिपिड का एंड न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि उनमें कार्बन पाए ही जाते हैं। उसके बाद क्या? हाइड्रोजन।
इट इज आल्सो अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं विदाउट हाइड्रोजन के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माने जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको हम कहते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, इट इज इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, इट इज इंपॉर्टेंट इन आयरन बैलेंस, और ये आयरन बैलेंस में भी हेल्प करते हैं, एंड इज रिड्यूसिंग एजेंट प्लेस की रोल इन एनर्जी बैलेंस ऑफ सेल अबाउट 6%। प्लांट बॉडी का कितना होता है? 6%, पहले ही मैंने बताया। यह लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का एक मूल घटक भी है। यह पौधों के चयापचय में शामिल है। यह लौह संतुलन में महत्वपूर्ण है और एक कम करने वाले एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग, कम। ओके, रिड्यूसिंग मतलब क्या है ना कि ये मतलब एक रिड्यूसिंग रोल भी प्ले करता है एनर्जी बैलेंस ऑफ सेल में। ओके, ये एनर्जी बैलेंस करता है। मान लिया जाए किसी सेल में एनर्जी ज्यादा बन जाए तो वो ज्यादा जल्दी सेल क्या होगा, वो डिवाइड होगा। 1 से 2 सेल का नेचर होता है, 1 से 2, 4, 8, 16, 32। लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी किसी सेल में होगा तो वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। अगर किसी सेल मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है तो ये ट्यूमर के कंडीशन में होता है। ओके, मतलब ट्यूमर भी 2 टाइप के होते हैं ना, एक जो सिंपल ट्यूमर होता है तो जिससे कैंसर का कोई खतरा नहीं होता, दूसरा होता है जिससे कैंसर का खतरा होता है। इसमें क्या होता है कि सेल रेपिडली, बहुत ज्यादा सेल जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 16, 32, 64, 128, बहुत ज्यादा होने लगता है वो, तो उनको भी ये रिड्यूस करता है, वही एक कह रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना होता है ऑक्सीजन। ये भी क्या है? बेसिक न्यूट्रिएंट्स है जिसे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू कार्बन, ये कार्बन के सिमिलर होता है। इट अकर वर्चुअली इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, etc. इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अबाउट 45% ऑफ द बॉडी। सिंपल सा आपको क्या याद रखना था, जो मैंने पहले सार बांधा है, मैंने समझाया है, आपको पूरे इस लेक्चर में वही मिलेगा। बट ये क्या है कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे। मैंने जो आपको समझाया था, अगर आप वो समझ गए हो तो खुद से बना के लिख सकते हो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या था? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैंने 2 क्लास में क्लासिफाई किया था, माइक्रो और मैक्रो। तो सॉरी, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ये 2 न्यूट्रिएंट्स मैक्रो में आते हैं, वृहद पोषक तत्व में। तो नाइट्रोजन क्या है आपका? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, प्राथमिक पोषक तत्व। इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स, एल्कलॉइड्स, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लिक एसिड। समझ गए आप लोग नाइट्रोजन का वर्क क्या है? आगे चलिए, आगे आपका है इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोरोफिल का नाइट्रोजन। ओके, which is primary absorbed of light energy required for photosynthesis. It important green color in plant. प्लांट में ग्रीन कलर देने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये लाइन, इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोरोफिल का, आपको ये याद रखना है। ये जो नाइट्रोजन होता है पोरफायरिन रिंग, ठीक है, चारों साइड क्या होता है? मैग्नीशियम, अब बीच में क्या होता है? नाइट्रोजन। ये आपका पोरफायरिन रिंग होता है जिसके बीच में नाइट्रोजन होता है और चारों साइड क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। समझ रहे हो? इसलिए ये सेंट्रल पार्ट होता है। याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि फोटोसिंथेसिस में सेंट्रल पार्ट में विच एलिमेंट आर प्रेजेंट। समझ रहे हो कि विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस इन सेंट्रल पार्ट? तो कौन सा? नाइट्रोजन। और साइड क्या होता है? मैग्नीशियम। सेंट्रल पार्ट नाइट्रोजन और कंस्टिट्यूएंट कौन से? मैग्नीशियम। याद रखिएगा हमेशा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव समझिए आपकी सॉल्व हो गए कि सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के? तो नाइट्रोजन। आगे समझिए, बीइंग अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेमली कंस्टिट्यूएंट क्या है ये कि कंस्टिट्यूएंट भी होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, जैसे क्या है? आरएनए एंड डीएनए। नाइट्रोजन प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में तो जो जेनेटिक कोड ट्रांसफर होते हैं उनमें नाइट्रोजन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। नाइट्रोजन बेस, जो बायो के स्टूडेंट वो समझ रहे होंगे, जो N2 बेस होते हैं, प्यूरिन, पैरामिडिन। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन, गुआनिन। पैरामिडिन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, है ना। तो ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में पाए जाते हैं और आरएनए में भी। डीएनए में जो है वो थायमिन होगा, आरएनए में यूरासिल होगा, बाकी सेम रहेंगे। तो उनमें ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है। समझ गए? आगे समझिए फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी which is often termed as energy currency। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ऑब्जेक्टिव और मिल गया, इसको हम क्या कहते हैं?
फास्फोरस को एनर्जी करेंसी कहते हैं प्लांट सेल का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फास्फोरस को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं प्लांट का। ये इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फास्फोरस को एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट सेल। इट प्लेज अ रोल इन वर्चुअली ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफर। मैंने बताया ना कि एनर्जी ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, फास्फोरस करता है। सिंपल सा याद रखना है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, एक नंबर के, जिस तरह मैंने वहां बताया कि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसी तरह फास्फोरस का काम क्या है प्लांट में, ये एनर्जी करेंसी का काम करता है। क्या काम करता है, एनर्जी करेंसी। उसके बाद क्या है कि ये रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रूट के फॉर्मेशन तब पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे कि वो आपको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बताएंगे, वहां पे हम आपको बताएंगे कि फास्फोरस का वर्क क्या है। यहाँ पे क्या वर्क है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो एनर्जी करेंसी। समझ गए, एनर्जी करेंसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा, पादप कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। हिंदी वाले समझ रहे हो, क्या कहते हैं, पादप कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, तो फास्फोरस को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। चलिए आगे समझिए। आगे है कि 1 मोल एटीपी टू एडीपी रिजल्ट इन रिलीज ऑफ 7.3 KCl, या इसी को हम कहेंगे 32 किलोजूल ऑफ एनर्जी। एक एटीपी से एडीपी बनने में 7.3 किलो कैलोरी, या इनको हम 32 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, एटीपी इज कंस्टिट्यूट ऑफ फास्फोरस। एटीपी किसका कंस्टिट्यूट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी किसका कंस्टिट्यूट है, फास्फोरस का। और एक चीज सिंपल सा याद रखिएगा, मैं जहां स्टार मारता हूं उसका मतलब है कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप भी जब पढ़ाई करोगे, नोट्स बनाओगे, तो जहां पे मेरा स्टार मारा होगा ये इंपॉर्टेंट तो सब समझ जाते हैं, बट मेरा क्या है कि हम स्टार मारते हैं। अगर जहां स्टार मारा हुआ आपको मिल जाएगा तो एग्जाम के टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो जैसे आप स्टार देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सर ने बताया था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप विशेष ध्यान दोगे, 2-3 बार उसको आप रीड करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है। फास्फोरस किसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है, लिपिड एंड सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद क्या रखना है, लिपिड्स। लिपिड्स क्या है कि ये उनका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, आगे देखिए, इट इज कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक न्यूक्लियोटाइड्स which are building block of genes and chromosomes. Adequate supply of phosphorus encourages root growth and enhancement maturity। आ गया ना, यहीं पे आ गया। मैंने बताया था कि वहां पे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी में बताऊंगा, बट यहाँ पे ही आ गया। ये क्या है, क्या है ये, फास्फोरस इंकरेजेस रूट ग्रोथ। फास्फोरस जो है क्या करता है, रूट ग्रोथ होने में इंक्रेजेस करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, उनको बढ़ाता है। समझ गए, फास्फोरस में 3 पॉइंट निकला। पहला क्या, एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है सेल का। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका, लिपिड्स का। दूसरा क्या, ये फास्फोरस का वर्क क्या होता है, रूट्स के ग्रोथ में इंक्रीजमेंट करता है, इनहांस करता है उनकी मैच्योरिटी को। रूट्स के मैच्योरिटी के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़िए, आगे समझिए। पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, इसे लग्जरी कंजप्शन कहा जाता है। प्लांट इनको क्या करते हैं, उम्मीद से ज्यादा, मुझे भूख है 2 रोटी खाने की, सिंपल में अगर सब्जी मिल रही है, अगर मुझे जो है नॉनवेज मिल जाए या पनीर मिल जाए, तो आप हो या हम हैं, 2 रोटी की जगह 4 रोटी दबा जाएंगे क्योंकि सब्जी अच्छा है। उसी तरह ये है पोटेशियम। प्लांट क्या करता है, प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है मान लीजिए 100 ppm की, बट वो कितना कंजप्शन करता है, तो 150 ppm, क्योंकि एक्स्ट्रा कंजप्शन करता है। इनका वर्क क्या है कि जो फ्रूट्स है उसमें लाइटनिंग देने का काम करता है। ओके, समझिए आप। इट इज इन्वॉल्व इन वाटर रिलेशन, आयन बैलेंस, ये क्या है, आयन बैलेंस एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन इन सेल। इट इज रिक्वायर्ड फॉर transportation of assimilates from leaf to other parts of the plant. It provides much of the osmotic pull that draw water into plant roots and thus help in increasing drought resistance and also decreasing resistance। एक और वर्क है, याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो एरिड जोन में होते हैं, उनमें ये ड्राउट रेसिस्टेंस पैदा करता है। ड्राउट रेसिस्टेंस क्या होता है कि प्लांट वाटर की स्कार्सिटी है। वाटर की स्कार्सिटी का अर्थ है कि वहां पे जो जल है वो उपलब्ध नहीं है। तो जल उपलब्ध न होने के कंडीशन में ये प्लांट को उनके अगेंस्ट जिंदा रहने की कैपेसिटी प्रदान करता है।
समझ रहे हो, किसी जगह पानी नहीं है, प्लांट को जीवित भी रहना है, तो ये पोटेशियम क्या वर्क करता है उनको जीवित रहने के लिए। इंक्रीजिंग ड्राउट रेसिस्टेंस, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा, यहां से सूखा प्रतिरोध और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। समझ रहे हो, सूखा प्रतिरोधक बनाता है, यानी रेसिस्टेंस का अर्थ होता है कि हम उनसे रेसिस्ट है, उनके अगेंस्ट में, यानी तुम रहो चाहे नहीं रहो, हमको तुमसे फर्क नहीं पड़ता 1% का भी। ओके, तो कुछ हद तक क्या है कि ये ड्राउट रेसिस्टेंस पैदा करता है, पानी नहीं रहने के कंडीशन में भी प्लांट जीवित रहते हैं। समझ गए। आगे आता है आपका कैल्शियम। हाँ, इसमें वो लाइन नहीं बताया गया है, याद रखिएगा क्या होता है इनका, एक लाइन आप याद रखिएगा, इनका वर्क क्या होता है। ये मैंने क्या बताया था, स्किप कर गया। दो लाइन आपको अलग से नोट करने हैं। ये लाइटनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में लाइटनिंग का काम करता है, फ्रूट्स में लाइटिंग लाता है कौन, तो पोटेशियम। और ये लग्जरी कंजप्शन होता है, मतलब उम्मीद से ज्यादा इनका कंजप्शन किया जाता है, तो इसे हम लग्जरी कंजप्शन एलिमेंट्स भी कहते हैं, पोटेशियम को याद रखिएगा। आगे है कैल्शियम के बारे में हम जानेंगे। इट इज मेंटेन द सेल वाल, सेल वाल को ये मेंटेन करता है, एंड सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मेन रोल कैल्शियम का ही होता है, जो सेल डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, उनमें इनका अहम रोल होता है। आगे चलिए, आगे आपको समझना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके, Mg, क्या है ये, Mg। इट इज अ स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, मैंने वहां पे आपको बताया था, इसका स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। जो क्लोरोफिल होते हैं, बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, उनके चारों ओर क्या होता है, मैग्नीशियम। ये क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करते हैं। It is a structure part of chlorophyll and therefore essential for photosynthesis. It is also part of ribosomes and help in protein synthesis. समझ गए, जो समझाना था वो मेन ये स्ट्रक्चर है। ओके, सेंट्रल पार्ट में नाइट्रोजन होता है, उनके कंस्टिट्यूएंट 4 कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि मैग्नीशियम होते हैं, ये क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है और सिंथेसिस में हेल्प होता है। समझ गए। आगे समझिए सल्फर, सल्फर क्या ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ 3 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, नेमली, याद रखिएगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन। इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यही 3 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। आप इनको याद रखिएगा एसएमएस से, एसएमएस, सब लोग एसएमएस करते हैं, पहले टेक्स्ट मैसेज होता था, अब व्हाट्सएप मैसेज होते हैं। तो ऐसे यहाँ स्पेलिंग सी से है, ये आपको याद रखने हैं, ये एक ट्रिक है ना, तो ट्रिक तो जो आसान ट्रिक बन जाए, हमें समझने में याद रहे। एक ऐसे याद रखिएगा सिस्टीन, एम से मेथियोनिन, ऐसे सिस्टाइन। ओके, तो जब लिखने के लिए जाइएगा तो ऐसे सिस्टीन मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सिस्टीन सी से लिखना है, मेथियोनिन तो एम से ही रहेगा, फिर सिस्टाइन भी सी से ही लिखना है। समझ रहे हो, सिस्टीन अरे दोनों सेम ही लिख दिया क्या, ओके ओके ओके, दोनों सेम लिख दिया। ओके, सिस्टाइन, तो क्या है, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। समझ गए। एसएमएस से याद रखना है आपको कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। नाम क्या है, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म दिया गया आपको एसएमएस, याद रखिएगा, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथियोनिन। ओके, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फेरोडोक्सिन विच ऑन विच एन, यहाँ पे एन कर लीजिएगा, विच एन एक्ट एज एंजाइम एक्टिवेटर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर।
एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है एंजाइम को जो एक्टिवेट करे। एक्टिवेटर क्या होते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं रिएक्शन करने के लिए। ओके, एंड ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का भी काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपको पढ़ने हैं आयरन के बारे में। रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ओके, जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, आपको सिलेबस डिस्कस करने में भी आपको मैंने बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होते हैं, लेग्यूम क्रॉप्स किन्हें कहते हैं, जो पल्सेज होते हैं, जैसे पल्सेज में कौन सा हो गए, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, ठीक है, जितने भी पल्सेज क्रॉप्स होते हैं उनके रूट्स में नेड्यूल पाया जाता है जो पिंक कलर का होता है। नेड्यूल याद रखिएगा, जो नेड्यूल्स होते हैं ये पिंक कलर का होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो नेड्यूल्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। रीजन क्या है कि उनके नेड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है कि उनके नेड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। उनका नेड्यूल्स का कलर कैसा होता है, पिंक कलर के होते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। समझ गए। अगर हम कोई पल्सेज क्रॉप्स लेते हैं क्रॉप रोटेशन में, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, 78%। ओके, सॉइल में कितना, 78.08 के आसपास है। ओके, थोड़ा सा ज्यादा, 08%। तो ये क्या करते हैं कि जब हम लेग्यूम्स क्रॉप अप्लाई करते हैं क्रॉप रोटेशन में, उससे पहले हमने अनाज वाली फसलें लिया है, तो वो क्या करते हैं कि सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लस हम जो अलग से यूरिया के थ्रू या डीएपी के थ्रू उनको जो नाइट्रोजन मिलता है वो यूज करता है। तो होता क्या है कि जब वो सॉइल से नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो हम अगर अनाज वाली फसल ही लेंगे अपने फील्ड में, सॉइल से तो नाइट्रोजन मिलेगा नहीं, उनको अलग से सारा का सारा नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। बट हम क्रॉप रोटेशन में एक अनाज वाली फसल के बाद एक लेग्यूम क्रॉप्स लेते हैं। इससे क्या होता है, लेग्यूम क्रॉप्स क्या करते हैं, उनके नेड्यूल्स होते हैं, उनके रूट्स में लेकिन हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इनका वर्क क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में स्थिरीकृत करना, ठीक है, सॉइल नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ाना। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। ओके, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन अच्छा खासा फिक्स कर देते हैं। फिर लेग्यूम्स क्रॉप्स के बाद अनाज वाली फसल लेंगे, तो उनमें बाहर से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि सॉइल से भी उनको नाइट्रोजन मिलेंगे। ये काम होता है, इसलिए कहा जाता है एक अच्छा क्रॉप रोटेशन वही माना जाता है जो अनाज वाली फसल के बाद एक लेग्यूम वाली फसल हो, यानी कि दलहनी फसल हो, देन अनाज वाली फसल हो। ओके, चलिए, तो उन लेग्यूम क्रॉप्स में क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स में। रिक्वायर्ड फॉर साइटोक्रोम सिंथेसिस व्हिच इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, pyridoxine which can act as enzyme activator and electron carrier, same as the previous। चलिए आगे क्या है, जिंक। इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल एंजाइम रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सिंपल सा वर्क है, यह विभिन्न चयापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कई एंजाइम का घटक होता है। कौन है ये, जिंक। कहाँ पे इनका प्रेजेंस होता है, तो मिडिल लिप्स पे, याद रखिएगा, कोई ज्यादा वर्क नहीं है इसका। आगे है मैग्नीज, Mn से डिनोट करते हैं। It is required for photosynthesis of water या breakdown that is oxygen involving system in plant. It can replace magnesium in chlorophyll and therefore help in photosynthesis। समझिए, यह पानी के फोटोलिसिस या ब्रेक डाउन, पानी जो स्प्लिट करते हैं, H2O स्प्लिट करेगा, H2 प्लस O2 अलग अलग स्प्लिट करते हैं। और याद रखिएगा कि जो ये अलग स्प्लिट करते हैं तो उनमें इनको जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीजन से मिलता है। ये आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा क्रोफिजियोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। जब वहाँ पे आपको C3 साइकिल C4 साइकिल चलेंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि वाटर स्प्लिट करते हैं तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन को वो बैलेंस करता है। तो वो बैलेंस होने में जो वाटर होता है, वाटर स्प्लिट करके ऑक्सीजन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यह पानी के फोटोलिसिस या ब्रेकडाउन यानी पौधों में ऑक्सीजन युक्त प्रणाली के लिए आवश्यक है। यह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की जगह ले सकता है पर लेता नहीं है। जो क्लोरोफिल है उनके सेंट्रल पार्ट में क्या थे, नाइट्रोजन, कंस्टिट्यूएंट क्या थे, मैग्नीशियम, बट उनके मैग्नीशियम की जगह ये ले सकता है बट लेता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ओके, और इसलिए प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, बट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कहते हैं ना कि मौसी जो होती है वो माँ समान होती है। अगर इन द केस माँ नहीं है घर में, तो मौसी ख्याल रखती है अपने बहन बेटे या बहन बेटी का, जो भी होते हैं कजन का। तो वही बात है कि मौसी एज अ क्या है, वो माँ समान है।
तो उसी तरह ये जो ये मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम की जगह ले सकता है, वर्क कर सकता है। आगे समझिए क्या है कॉपर। इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन एंजाइम एसोसिएटेड विथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। समझ रहे होंगे आप लोग, इतना तो केमिस्ट्री आप लोग समझते हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस, ये रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर में इंक्रीजमेंट होता है। रिडक्शन इन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस जब होता है उसे हम कहते हैं ये रिडक्शन प्रोसेस है। इट प्लेज इनडायरेक्ट रोल इन नोड्यूल्स फॉर्मेशन। जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट क्या करते हैं, ये कॉपर हेल्प करता है। वैसे डायरेक्ट कौन कौन हेल्प कर रहा था? तो आयरन। आयरन क्या करता है? डायरेक्ट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बट कॉपर क्या है? ये इनडायरेक्ट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपको पढ़ने हैं बोरॉन के बारे में, जो कि एपिकल बट में पाए जाते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि शुगर केन में शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो पहला याद रखना है आपको, पोटेशियम होता है। पहले नंबर पे पोटेशियम याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे बोरॉन को याद रखिएगा। शुगर केन में शुगर के ट्रांसलोकेशन में कौन से एलिमेंट हेल्प करते हैं? अगर आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो पोटेशियम मारिएगा। अगर पोटेशियम नहीं है देन तब बोरॉन मारिएगा। समझ गए? तो शुगर के ट्रांसलोकेशन में कौन से एलिमेंट्स हेल्प करते हैं? पोटेशियम देन बोरॉन। तो इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, स्टार्च, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इट हेल्प इन नोड्यूल फॉर्मेशन। इट रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलिनेशन। और हाँ याद रखिएगा, किसी भी प्लांट्स में अगर बोरॉन की कमी हो रही है तो उनका क्या होगा? पोलिनेशन नहीं होगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन निषेचन के लिए मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के गैमेट से मिलने के लिए बोरॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बोरॉन की डिफिशियंसी है तो एक अच्छा पोलिनेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहले पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कमी देखी जाती है। दूसरा क्या है? ये पोलन जर्मिनेशन का भी काम करता है। अगर पोलन जर्मिनेट करेगा तभी तो ये वर्क करेगा। तो अगर बोरॉन की डिफिशियंसी है तो क्या होगा? पोलन जर्मिनेशन नहीं करेगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा इनका वर्क है। फिर मोलिब्डेनम, इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रेजेस विच आर एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह नाइट्रेट रिडक्टेज मतलब रिड्यूस करने वाला, और नाइट्रोजेज का आवश्यक घटक है जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जुड़ा होता है। मोलिब्डेनम, इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, ये मोलिब्डेनम क्या करता है? जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है सॉइल में, ये उनमें बैरियर का काम करता है, बाधा डालता है। रिडक्टेज मतलब कमी लाता है, उसमें कम करता है, रोकता है। ओके, अब उसके बाद है नाइट्रोजिनेज विच आर एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये मोलिब्डेनम का वर्क था। और अब तक हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप पढ़े, आपको जो मेन पॉइंट था, जहां जहां मैंने स्टार मारा है, अंडरलाइन किया है, वही बस इंपॉर्टेंट थे। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए थे? सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन के लिए। आपके एग्जाम में ये लिखने के लिए नहीं आएगा बोरॉन के बारे में लिखो, फास्फोरस के बारे में लिखो। आपको थ्रोली ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने हैं। मैंने जहाँ स्टार लगाया है, जहाँ पे अंडरलाइन किया है, बस वही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। जो मैंने आपको समझाया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरे लेक्चर को अच्छे से सुने हो तो आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएंगे या लिखने को आएगा, तो मेरा ये लेक्चर आपके माइंड में रिपीट होगा और आप लिख जाओगे। अगर दिमाग में ये लेक्चर बैठा होगा तो आप इनको याद नहीं भी करोगे तो। समझ रहे हो? तो हम लोगों को अब यहीं तक, ठीक है, इतना ही था। हम लोगों को लेक्चर 2 में यहीं तक पढ़ना था। ये यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 2 था। आगे फिर हम मिलेंगे लेक्चर 3 में। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ओके बाय।